ये हमारा 2019 के एग्ज़ाम में आया है, ये आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन क्या है, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए आंसर, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों अधिगम, आपने अगर ये सब पहली बार सुना है तो मैं बता देती हूँ, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अगर आपको कहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे बच्चा सीखता है उसको प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं हमें। देखिए फर्स्ट कारक है विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण। जब हम कोई बच्चे को कुछ चीज़ सिखाना चाह रहे हैं तो हम उसकी प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं। बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है, बिल्कुल बच्चे स्वास्थ्य होने चाहिए शारीरिक और मानसिक तौर पे, जब भी बच्चा अच्छे से सीखेगा। सीखने की इच्छा, बिल्कुल बच्चे की सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इतने बड़े हो गए, आपको कुछ काम करने की इच्छा होगी जब भी आप अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसलिए बच्चा तो बहुत छोटा होता है तो उसकी इच्छा होनी चाहिए सीखने की। पुनर्बलन, देखिए दोस्तों ये यहाँ पे एक वर्ड दिया है पुनर्बलन, बहुत से लोगों को शायद ना पता हो पुनर्बलन का मतलब क्या होता है। पुनर्बलन का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, मतलब कि बच्चों को कुछ देना, जैसे टॉफ़ी देते हैं या कुछ इनाम वगैरह इस तरह से। जो नेक्स्ट है वह समय बाद थकान। अगर बच्चे को हम समय देंगे और थकान होगा बच्चे को, तो बच्चा जब भी कर पाएगा अगर बच्चे के पास समय हो या थकान ना हो। और दूसरा जो नंबर 6 है, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। हमें बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि हमें बच्चे को सिखाना क्या है। ऐसा नहीं कि हमें पता ना हो बच्चे को क्या सिखाना है और हम सिखाते जा रहे हैं कि चलो आज ये सीख जाएगा कल वो सीख जाएगा। हमें हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अभिप्रेरणा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये अभिप्रेरणा का मतलब भी शायद ना पता हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे अगर कोई इंग्लिश मीडियम से हैं। दोस्तों अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, बच्चे को मोटिवेट करना। क्योंकि आप लोग भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने मम्मी पापा के लिए या किसी से मोटिवेट होते होंगे, तो ये हुआ अभिप्रेरणा। सीखने का उचित वातावरण, बिल्कुल बच्चे को जो हमें देना है वातावरण देना है, बच्चा जब ही सीखता है। क्योंकि शिक्षा के फील्ड में जो नई हमारा नया NCF आया है वो यही कहता है कि बच्चों को ऐसा वातावरण दें जिसमें बच्चे सीखें, खुद से सीखें। वो हमें उनको एकदम से लट्टू तोता नहीं बनाना। नेक्स्ट है परीक्षण, कि हाँ हमें परीक्षण जो हमारे एग्ज़ाम्स टाइप एक तरह से टेस्ट टाइप है, हमें वो भी लेने हैं बच्चों के, जिससे बच्चा सीख सके। उसके बाद अध्यापक की भूमिका। अध्यापक की भूमिका यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी अध्यापक बनने जा रहे हैं। आप ही हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो आपके आने वाली पीढ़ी है, उनका भविष्य आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा सिखाएंगे बच्चे उतना अच्छे से सीखेंगे। तो अध्यापक की भूमिका भी यहाँ पर बहुत महत्व देती है। और अधिगम हेतु प्रयुक्त विधियाँ, बिल्कुल आप बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं और आपने क्या विधि यूज़ करी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका कुछ शायद ही नहीं आया है पहले, पर हो सकता है वो ज़रूरी क्वेश्चन हो, तो हम इसको भी करते हैं। बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। चलिए अब हम आंसर रीड करते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन ना केवल छात्रों के लिए ही वरना अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है। बिल्कुल ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही एक शिक्षक को पता चलता है कि बालक किस एज में है, किस अवस्था में है और कितना सीख पाएगा। हमें उसे किस तरीके से सिखाना है, उसका जो एक साइकोलॉजिकल माइंड है वो किस तरह से डेवलप हुआ है, अभी कितना हुआ है, किस एज में। बाल मनोविज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्य का कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता है। बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य है। अब आपने देखा है कि बच्चों के हिसाब से अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाता है, उनकी क्लास निर्धारित कर दी गई है। तो ये क्या है कि ये सब जो बाल मनोविज्ञान है, बच्चों का मतलब साइकोलॉजी है, ये उसी के हिसाब से बनाया है। उस अगर हम बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, उसकी मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा बर्डन होगा वो उसमें। ये नहीं है कि हम उसे पढ़ा रहे हैं, वो तो उसको हम एक तरह से बोझ दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अपने
फ्रांसिस क्रोज साहब हैं, उनका कहना है अपने जो उसके मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उसमें हाँ, तो उनका कहना है कि जो एक टीचर है अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसको अपने शिक्षण में बच्चों को जो शिक्षण पढ़ा रहा है उसमें ऐसे सिद्धांत यूज़ करने चाहिए जो कि सफल शिक्षण और फलोत्पादक अधिगम के लिए अनिवार्य हों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप देखिए, हमारे ये भी 2019 में आया है। बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो अब हम आंसर देखते हैं। बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि जो हमारा विकास है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आपने देखा होगा आप बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अगर इस एक टाइम पर उसकी हाइट रुक भी जाती है, उसकी ग्रोथ रुक भी जाती है, तो क्या होता है उसको एक्सपीरियंस गेन होते हैं, उस जीवन का तजुर्बा होता है, वो सीखता है, तो वो भी क्या है उसका बच्चे का मानसिक विकास, एक तरह से बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है। अगर शारीरिक विकास रुक भी गया तो यही क्या होता है, विकास होता है। प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के रूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं उन्हीं को विकास कहते हैं। यहाँ पे एक विकास की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है जो कि आपको देखनी चाहिए बिल्कुल। विकास क्या है, शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम विकास कहते हैं। विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। जो बच्चा है उसके शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी होता है। जो बात मैंने अभी आपको बताई, उसकी हाइट वेट बढ़ रहा है पर उसके साथ क्या उसकी नॉलेज भी बढ़ रही है, उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं। मानसिक विकास का आश्चर्य ज्ञान भंडारण में वृद्धि से है। मानसिक विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। मानसिक विकास का अर्थ मानसिक शक्तियों, तब देखिए मानसिक विकास क्या होता है, मानसिक शक्तियों का उदय होना तथा व्यक्ति में उस क्षमता का विकास होना। थोड़ा सा स्लाइड हम ऊपर करते हैं। हाँ जी, विकास होना जिससे वह परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को समायोजित कर सके। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग समायोजित कर सके मतलब वो जैसे भी अभी माहौल है या जो भी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके। समायोजित मीन्स एडजस्ट करना। मानसिक विकास के अंतर्गत समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, विचार, तर्क, समस्या समाधान करने की शक्ति आदि सम्मिलित हैं। मानसिक विकास शक्ति में होने वाली सूझबूझ है जिसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है। तो विकास क्या है कि जो इंसान जिससे इंसान के व्यवहार में चीज़ें सीखता है, अर्जित करता है, वही विकास है। उसके क्या है, जो मानसिक रूप है उससे वो स्ट्रोंग होता है, चीज़ें सीखता है, स्मरण करता है, स्मरण करने की शक्ति है विकास, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति विकास है हमारा, और तर्क समस्या समाधान ये सब क्या है मानसिक विकास में आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा है शेष अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन 2019 में आया है, ये भी मतलब जरूरी क्वेश्चन है। शेष अवस्था में शिक्षा का स्वरूप एक बाल उद्यान, दूसरा मॉन्टेसरी बाल उद्यान में बच्चों का कुछ खिलौनों या क्रीड़ा उपकरणों जिन्हें फ्रोवेल ने उपहार कहा है तथा शिशु गीतों, नर्सरी सॉन्ग्स द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है। देखिए जो छोटे बच्चे, आपको पता होगा छोटे बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब कि शेष अवस्था का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 से 5 वर्ष जो दिया है हमारी बुक्स में यूपी में। बट क्या होता है कि जो आप अगर एनसीईआरटी बुक्स देखोगे वहाँ पे जो शेष अवस्था है वो 0 से 2 ईयर दी है, पर क्या है यूपी में 0 से 5 ईयर दी है, तो हम 0 से 5 ईयर ही मान के चलेंगे। तो जो बच्चा 0 से 5 ईयर का होता है, जन्म से 5 साल का होता है, तो उस बच्चे को हम किस तरह पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, बाल उद्यान और दूसरा मोंटेसरी विधि से। बच्चा देखिए बाल उद्यान क्या होता है, एक तरह से किंडरगार्टन टाइप का होता है, इसमें छोटे बच्चों को इन्वायरमेंट दिया जाता है खेलने का, और
उनको लगता है कि हम खेल रहे हैं, पर उनको खेल खेल के द्वारा ही सिखाया जाता है। और मॉन्टेसरी विधि क्या होती है कि छोटे बच्चे जैसे कि रेत वगैरह में लिख रहे हैं, बच्चे ज़मीन पर हाथ चलाते हैं, इस तरह से मॉन्टेसरी विधि होती है। तो हमें बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि उन्हें लगे वो खेल रहे हैं, वो इंजॉय करें और वो चीज़ें सीखते जाएं। चलिए, और जो हमारा इनको ही फ्रोवेल साहब ने क्या कहा है, उपहार कहा है। अच्छा, तथा शिशु गीत जैसे कि नर्सरी सॉन्ग्स होते हैं, उनके द्वारा हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरह से कुछ गीत होते हैं, इनके द्वारा हमें बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। और सामूहिक शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब बच्चों को इकट्ठा करके, छोटे बच्चे होते हैं या जिनको बच्चे होते हैं उनको छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि ग्रुप्स में रहते हैं, खेलना पसंद है, तो क्या सामूहिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चे शिक्षा, अब देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इतना छोटा आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए, वहाँ क्या था, बच्चे शिक्षा को खेल समझकर बड़ी रुचि से करते हैं। जब छोटा बच्चा होगा वो शिक्षा को क्या खेल समझेगा तो वो अच्छे से पढ़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया। और विद्यालय उनके लिए आकृष्ट का केंद्र बन जाता है। तो बच्चों के लिए विद्यालय क्या बन जाता है, एक आकृष्ट का केंद्र, मतलब कि जहाँ पे वो चीज़ें सीख सकते हैं और जहाँ पे उन्हें मज़ा आता है, वो ऐसा केंद्र बन जाता है। बालोद्यान का स्थान धीरे धीरे मॉन्टेसरी पद्धति ले रही है, मतलब कि जो किंडरगार्टन थे उनके स्थान कौन ले रहा है, मॉन्टेसरी विधि ले रही है। अच्छा, मॉन्टेसरी का मूल आधार है ज्ञान इंद्रियों का साधन या विकास तथा शिशु की स्वतंत्रता। ज्ञान इंद्रिय से बच्चा देख कर, छू कर, इन सबसे सीखता है, तो हमारी मॉन्टेसरी विधि इसलिए ज़्यादा उपयोगी है। और मॉन्टेसरी विद्यालयों में इंद्रियों साधनों के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा दी जाती है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा स्लाइड हम ऊपर करते हैं। देखिए, जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा 2019 में आया है। बाल अवस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। हमें 2 विशेषता लिखनी है, 2019 का क्वेश्चन है और रिपीटेड होने के चांसेस भी हैं। देखिए, जो पहली विशेषता है ये है हमारी छठे वर्ष में मानसिक विकास। देखिए, आपको सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, जो हमारी बाल्यावस्था होती है ये हमारी 5 साल तक तो शिशु अवस्था में तो बालक, पर जैसे ही वो 6 साल में आया तो क्या बाल्यावस्था में लग गया। 6 से 12 है, ये हमारी बाल्यावस्था है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो हमारा पहला पॉइंट है, बालक आसान प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, बिना रुके 15 से 20 तक गिनती सुना देता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे अगर आपके पास हैं 6 क्लास में, जो बच्चा 6 ईयर का होता है बच्चा, तो ये 1st क्लास में होता है, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनसे पूछो कि आपकी मम्मी कौन है तो बता देते हैं, और आपकी दादी कौन है तो बता देते हैं। इतने समझदार हो जाते हैं और छोटे छोटे आंसर भी दे देते हैं। जैसे हम उनसे पूछते हैं आप कहाँ गए थे तो बता देते हैं कि खेल रहा था या खेल रही थी, तो बच्चा इस लायक हो जाता है। और 15 से 20 तक गिनतियाँ भी सुना देते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अगर स्कूल भी नहीं जाते, आपके आसपास कोई है तो, पर उनको गिनतियाँ अगर सुनते हैं किसी से तो वो आपको सुना देते हैं, 15 से 20 तक गिनतियाँ इजीली सुना देते हैं। अखबार पत्रिका में बने चित्रों के नाम बता सकते हैं। बच्चे पहचानने लगते हैं चीज़ें, जैसे कि बिल्ली क्या है, डॉगी क्या है, तो इस तरह से बच्चे पहचानने योग्य हो जाते हैं जब बच्चा 7वें साल में जब बच्चा 6ठे वर्ष में होता है। और अब नेक्स्ट चलते हैं 7, जब बच्चा 7वें वर्ष में मानसिक विकास, तो 7वें वर्ष में कैसा होता है बच्चे का मानसिक विकास, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है, तमाम वस्तुओं में समानता एवं अंतर बता सकता है, जटिल वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा छोटी छोटी बातें बता सकता है। जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं जब वो नानी के घर जाते हैं, उसके बाद वो अपने घर वापस आते हैं तो बताते हैं कि उन्होंने नानी के घर पे क्या देखा, वो कहाँ कहाँ घूमे और नानी के यहाँ क्या खाते थे, तो वो अपनी वो उन चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं। मतलब उनकी मेमोरी इतनी हो जाती है शार्प कि वो याद रख पाते हैं कि हाँ उन्होंने ये देखा ये खाया, इस तरह से बता सकते हैं। और वो चीज़ों में ना अंतर करना भी सीख जाते हैं, जैसे कि बिल्ली है और काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली, इसमें वो अंतर कर सकते हैं। ये काली वाली बिल्ली थी, दूसरी देखिए वो सफ़ेद बिल्ली थी। खरगोश और बिल्ली में बच्चा अंतर कर पाएगा इस एज में। और क्या होगा, जटिल वाक्यों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो बच्चा 7 ईयर में लगता है तो वो जटिल वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ लिखिए। ये भी हमारा 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है।
देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। आपको सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि दो बालक है ना, आप सोचिए एक ही घर में दो बहनें भी है ना, जब भी वो अलग होंगी, हो सकता है उनकी हाइट अलग हो या उनका वेट अलग हो, तो अलग अलग होते हैं, उनकी थिंकिंग अलग होगी। तो ये क्या होता है, हर व्यक्ति अलग होता है। ये तो दो बहनों की बातें हुई। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत विभिन्नता मिलेगी। तो क्या होता है, दो अगर ट्विंस भी हैं उनमें भी डिफरेंस मिल जाएगा आपको देखने के लिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में विभिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। वही है जो मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं स्किनर महोदय क्या कहते हैं। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो स्किनर साहब क्या कहते हैं कि जो व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति की विभिन्नता है उसमें कोई भी एक ऐसा पहलू हो सकता है जिसमें कि हम उसका माप कर सकें। जैसे कि हो सकता है उन दोनों की हाइट हो, आईक्यू लेवल हो, इस तरह से कुछ भी हो सकती है ऐसी विभिन्नता जिसका हम माप करके बता सकें कि हाँ दोनों अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के विकास में संचार माध्यम से दो लाभ लिखिए। अब हमें बालक के विकास में संचार माध्यम के लाभ बताने हैं। ये तो आप इजीली बता ही देंगे, इसको आपको ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन देख के ही जाना है, पर जब भी हम देख लेते हैं कि क्या है। देखिए इसमें दे रखा है ईमेल का संचार माध्यम के लाभ क्या है। ईमेल के माध्यम से एक संदेश को हजारों लोगों या अन्य व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आप लोग ईमेल यूज़ करते होंगे, आपको पता ही होगा कि ईमेल से आप घर बैठे एक साथ ईमेल 10 लोगों को भी कर सकते हैं, 2 लोगों को भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, इससे हम जो अन्य लोग हैं उन तक क्या कर सकते हैं, हम संचार कर सकते हैं, संदेश पहुंचा सकते हैं। और बालक के विकास में, अब बालक के विकास में क्या, बालक की जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाई जा सकती है। जो बालक है मतलब बच्चे हैं, उनकी जानकारी हम तुरंत उनके पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, उनके गार्जियन तक पहुंचा सकते हैं। और संचार माध्यम संचार माध्यम क्या होता है आप सभी को पता होगा, और टेलीफोन से और मतलब मोबाइल फ़ोन से तो आप बहुत ही अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि अगर आप आज भी अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग फ़ोन पर ही देख रहे हों। तो देखिए जैसे कि हमारा टेलीविज़न हुआ, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ आदि से सीखा ज्ञान अधिक स्थायी होता है। बच्चा इन सब से सीखता है तो उसका ज्ञान अधिक स्थायी होता है। बिल्कुल, अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे, और अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो इसके चांसेस होते हैं कि आप थोड़ा जल्दी भूल जाए, क्योंकि हमें देखी हुई चीज़ें या सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। चाहे हमें ये नहीं याद रहे कि ये किसने बोला था, पर क्या होता है कि हमें चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ मैंने ये कहीं सुना है। नेक्स्ट, समय की बचत होती है। इससे समय की भी बचत होती है और अधिक से अधिक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, आप घर बैठे हैं, आप गूगल की हेल्प से अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप बुक्स देखेंगे, अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो आपको अलग अलग न्यूज़पेपर देखने पड़ेंगे, पूरे हफ्ते के देखने पड़ेंगे। अगर आपको पूरे हफ्ते का चाहिए, अगर आपके पास फ़ोन है या कोई आपका ऐसा साधन है तो आप इजीली बिना टाइम गवाए जल्दी से एक पूरे वीक के करंट अफेयर डालेंगे और आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए, ये हमारे ये क्वेश्चन हो गए, थोड़े शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं जो आपके 1 नंबर में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, चिंतन क्या है। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया है। देखिए चिंतन क्या है। रोज के शब्दों में चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे अधिगम से तात्पर्य। देखिए अधिगम से तात्पर्य में क्या, वुडवर्थ साहब की परिभाषा दे रखी है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो आपको मैंने बताया था अधिगम क्या होता है, सीखना, किसी चीज़ को सीखते हैं बच्चे उसी को अधिगम बोलते हैं, और ये क्या है, विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ साहब का इतना ही कहना है, और ये भी हमारा 2019 का क्वेश्चन है। और अब देखते हैं, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। हमें क्या है, बाल विकास में जो अधिगम है उसमें सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बतानी है। चलिए अब नीचे देखते हैं, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए सम्मेलन है विचार गोष्ठी विधि। इस विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। देखिए आप समझ सकते हैं कितना आसान है। देखिए सम्मेलन से तो आपको बात समझ में आ रही है क्या है कि एक से ज़्यादा लोग हैं मतलब बच्चे हैं। विचार गोष्ठी मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं बच्चे,
तो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो बस वही हमारे सम्मेलन एक विचार गोष्ठी विधि है। उसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे, काफ़ी ज़्यादा नहीं, काफ़ी सारे बच्चे होंगे और आपस में अपने विचार बताएंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और उनसे हर किसी बच्चे को, अगर मैं कुछ बता रही हूँ आप लोगों के साथ, तो आपके तो ज्ञान में वृद्धि हो ही रही है, फिर आपको, आप मुझे बताओगे तो मेरी भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल इसी तरह से। नेक्स्ट, जब एक कुत्ते, चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अभी आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए और जब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगी है तो वीडियो में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं बैक टू बैक वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ, जिससे कि हो सके तो आपको हेल्प मिलेगी डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप वीडियो को लाइक कर दें। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, जैसे हमने पढ़ा भी कि बच्चों को सिखाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।